A very warm welcome to all of you. We were on chapter 9th, The Making of the National Movement 1870s to 1947. इसमें हम लोगों ने पिछले क्लासेस में रॉलेट एक्ट तक आपको एक्सप्लेन कर दिया है चैप्टर एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू एंड द नेक्स्ट टॉपिक विल बी योर खिलाफत एजिटेशन विच आई विल बी एक्सप्लेनिंग टू यू बट बिफोर दैट लेट मी एक्सप्लेन यू सम बॉक्सेस विच आई लेफ्ट. इसको देखना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं जो आपके चैप्टर के बीच में दिए रहते हैं, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल के आती है जिसको हम लोग अक्सर स्किप कर देते हैं. लेकिन इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस निकल के आते हैं जो बहुत ही लॉन्ग टर्म में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लगातार पूछे जाते हैं. ओके, तो हम लोग एक एक करके इसको देखेंगे. लेट अस कम टू फिगर 1. यू कैन सी ऑन योर मॉनिटर पुलिस टीयर गेस डेमोन्स्ट्रेटर्स ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट. इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है आपके लिए, बस एक पिक्चर है जिसमें आपको दिखाया गया है कि यहाँ पे जब बहुत बड़ी संख्या में आंदोलनकारी जुटते थे उस वक्त जो पुलिस थी वो इन लोगों की भीड़ को छांटने के लिए उन्होंने आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया था. तो ये पिक्चर आपको शो की गई है. और अब हम नेक्स्ट बॉक्स अगर देखें तो ये जो वर्ड दिए रहते हैं, लेट अस सी ऑन द लेफ्ट साइड द वर्ड इज़ गिवन हियर सोवेरीन. सो ये जो वर्ड हैं ये डेफिनेशन से पूछे जाते हैं फॉर 1 मार्क्स और 2 मार्क्स. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू बाय हार्ट दिस वर्ड्स, राइट. ज़रूरी नहीं कि आप इनको रटें, आप इनके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए फिर आप अपने वर्ड में इसको लिख सकते हैं. ओके, तो द मीनिंग ऑफ सवेरीन व्हाट इज़ गिवन हियर इज़ द कैपेसिटी टू एक्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस. इसका मतलब ये है कि जब आपके अंदर एक काबिलियत होती है कि आप कोई काम कर सकते हैं, कोई अपना डिसीजन ले सकते हैं जिसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होता है, यानी आपको पूर्ण स्वतंत्रता होती है अपना काम करने के लिए. सो दैट इज़ योर सोवेरीन, राइट. सो नाउ लेट अस मूव टू योर नेक्स्ट वर्ड, दैट इज़ योर पब्लिसिस्ट. See, publicist here means someone who publicizes an ideal by circulating information, writing reports, speaking at meetings. यानी किसी को पब्लिसिस्ट हम तब कहते हैं, यानी किसको कहते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका कोई विचार है, कोई ऐसा आइडिया है जिसको लोगों के बीच में पहुंचाना चाहता है, तो वो अपना वो इन्फॉर्मेशन या तो लिखता है रिपोर्ट्स उसके बारे में, या फिर वो बोलता है लोगों की जनसभाएं बुलाकर अपनी बातों को उनके सामने रखता है. तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है पब्लिसिस्ट. नाउ नेक्स्ट इज़ योर, दिस इज़ पिक्चर ऑफ दादा भाई नारोजी, फिगर 2. अब इसमें जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, यू कैन सी हियर नारोजीज बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ऑफर्ड अ स्कैथिंग क्रिटिसिज्म ऑफ द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल. अभी इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो किताब का नाम दिया हुआ है यहाँ पे, ओके, यू कैन सी हियर पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू हैव टू मार्क दिस. आई विल जस्ट मार्क इन माई दिस थिंग. ओके, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, राइट. स्कैथिंग क्रिटिसिज्म. स्कैथिंग क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है, जहाँ पे बहुत ही तीव्र आलोचना की जाती है. तो ये किताब जो दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी, इस किताब के ज़रिए जो है उन्होंने जो ब्रिटिशर्स ने नीतियाँ बनाई, कानून बनाए इंडिया में, उसकी जो आर्थिक नीतियाँ थी वो उसका क्या इम्पैक्ट हुआ इंडिया के ऊपर, तो उसकी उन्होंने इसकी तीव्र आलोचना इस किताब में की है. अब हम इस बॉक्स को देखते हैं. हु डिड द कांग्रेस सीक टू स्पीक फॉर. नाउ सी हियर, सीक मतलब, सीक यानी अनुरोध करना या बात करना. मीन्स जो कांग्रेस है वो किससे बात करना चाहती थी, यानी उनका जो बोलना था. हु डिड द कांग्रेस सीक टू स्पीक फॉर, किसके लिए बात कर रही थी. तो ये न्यूज़पेपर है द इंडियन मिरर, जो कि जनवरी 1886 में लिखा गया था. सो हियर इट इज़ गिवन द फर्स्ट नेशनल कांग्रेस एट बॉम्बे. द फर्स्ट नेशनल कांग्रेस एट बॉम्बे का मतलब क्या हुआ, यानी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसकी जो स्थापना हुई थी, इट वाज फाउंडेड एट गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन बॉम्बे, राइट. और ह्यूम जो है इस यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी बनाए गए थे. तो जब इसकी स्थापना हुई तो इसको जो है न्यूक्लियस कहा गया, यानी एक धुरी माना गया. किसको, जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई बॉम्बे में, उसको धुरी माना गया कि आगे आने वाली जो हमारी एक फ्यूचर की जो हमारी संसद बनेगी हमारे देश के लिए, उसके लिए उस हिसाब से उसको जो है न्यूक्लियस कहा गया. और इसका जो बेनिफिट होगा, इट विल बी फॉर आवर कंट्रीमैन, हमारे लोगों के लिए. what is given is good for inconceivable
मैग्नीट्यूड, इनकंसीवेबल मैग्नीट्यूड मतलब जो कुल मिला के लोगों के अच्छे के लिए काम करेगी, ठीक है। एंड द बदरुद्दीन तैयब जी एड्रेस्ड द कांग्रेस एज प्रेसिडेंट इन 1887, और बदरुद्दीन तैयब जी को प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था। तो उन्होंने जो है इसमें जो भाषण दिया, उन्होंने कहा था इस इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कि इसकी जो ये कॉम्पोजिशन है, यानी जो किस हिसाब से ये बना है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी जो भी इसके नेता हैं ये किसी एक वर्ग या संप्रदाय के नहीं हैं। द रिप्रेजेंटेटिव्स नॉट ऑफ एनी वन क्लास और कम्युनिटी ऑफ इंडिया बट ऑफ ऑल द डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ इंडिया, यानी ये पूरे हमारे देश के जितने भी समुदाय हैं सबके जो सदस्य हैं उनको मिला के जो है ये रिप्रेजेंटेटिव्स बने हैं। उनसे ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो है वो की गई है। ओके, आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, योर नेक्स्ट वर्ड इज़ रिपील। रिपील का क्या मतलब होता है? देखिए, रिपील यानी जब हम किसी कानून को क्या करते हैं, उसको औपचारिक रूप से रद्द करते हैं, ठीक है। टू अनडू लॉ, टू ऑफिशियली एंड द वैलिडिटी ऑफ समथिंग सच एज लॉ, यानी औपचारिक रूप से किसी कानून को रद्द करना, इसी को हम लोग कहते हैं रिपील, राइट। नाउ नेक्स्ट इज योर, लेट अस कम टू द बॉक्स, इन परस्यूट ऑफ गोल्ड। अब इन परस्यूट ऑफ गोल्ड का मतलब क्या है? देखिए, दिस इज़ व्हाट अ मॉडरेट लीडर दिनशा वाचा रोट टू नरोजी इन 1887। अभी जो दिनशा वाचा हैं ये एक पारसी पॉलिटिशियन थे, ये मुंबई से थे, और इन्होंने जो है एक पत्र लिखा था नरोजी साहब को, और ये फाउंडिंग मेंबर भी थे, जितने फाउंडिंग मेंबर्स में थे उनमें से एक दिनशा वाचा भी थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इन्होंने एक पत्र लिखा, उसमें इन्होंने कहा दैट फिरोज शाह इज़ nowadays too busy with his personal work, they are already rich enough, Mr. Tilang too remains busy। देखिए यहाँ पे दो व्यक्तियों के नाम इन्होंने पत्र में लिखे हैं। Mr. Tilang too remains busy, I wonder how if all remain busy in the pursuit of gold। देखिए वर्ड यहाँ यूज हुआ है, इन द परस्यूट ऑफ गोल्ड कैन द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री बी एडवांस्ड। तो यहाँ पे एक सिंपल सा मीनिंग जो इसका ये निकल के आ रहा है कि ये जो है, देखिए यहाँ पे जो दो लोगों का नाम है फिरोज शाह और मिस्टर तिलंग। अभी जो दो व्यक्ति थे, अब ये जो फिरोज शाह थे ये एक एक्टिव पॉलिटिशियन थे, और तिलंग जो हैं ही वॉज द फाउंडर ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, यानी ये लोग ऐसे पॉलिटिशियंस थे जिनको कि भारतवर्ष के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है इनको चुना गया था। तो इन लोगों ने जो है अपने राजनीतिक या अपने खुद के हितों के लिए काम करना शुरू कर दिया था, यानी इनका जो इंटरेस्ट है वो देश के लिए नहीं रह गया था, ऐसा मानना था दिनशा वाचा साहब का। तो ये इन्होंने उसकी इन दोनों व्यक्तियों की आलोचना की है कि अगर ये परस्यूट ऑफ गोल्ड का मतलब क्या होता है कि अगर हम सिर्फ अपने ही खुद के निजी हितों में ही लगे रहेंगे, अपनी लीजर एक्टिविटीज़ में लगे रहेंगे, तो हम अपने देश के लिए कब खड़े होंगे, ठीक है, हम अपने देश के लिए कब कोई काम करेंगे। तो ये आलोचना कर रहे हैं इन दो पॉलिटिशियंस की, राइट। नाउ सी योर नेक्स्ट फिगर इज़ फिगर नंबर 3, दैट इज़ योर बाल गंगाधर तिलक। ये आप इनकी पिक्चर देख सकते हैं। नाउ सी हियर, इसमें आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब देखिए यहाँ पे न्यूज़पेपर का नाम दिया हुआ है। नोटिस द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर दैट लाइज ऑन द टेबल। टेबल पे देखिए इन्होंने जो पेपर पकड़ा हुआ है उसमें जो नाम है वो है केसरी। इसकी तरफ इन्होंने आपका ध्यान खींचा है। केसरी जो था ये एक मराठी न्यूज़पेपर था, और ये जो है तिलक साहब के द्वारा एडिट किया गया था। ओके, तो ये इसमें इम्पॉर्टेंट है, आपको जो इसमें ध्यान देना है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, केसरी न्यूज़पेपर जो है वो इसमें संपादन का काम कौन करते थे, तो वो हैं आपके बाल गंगाधर तिलक। और केसरी एक मराठा न्यूज़पेपर था, एंड इट बिकेम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिटिक्स ऑफ ब्रिटिश रूल, जिसमें इन्होंने बहुत ही तीव्र आलोचना की थी ब्रिटिश शासन व्यवस्था की, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर मार्क कीजिएगा अपने बुक में। अब यहाँ पे भी आप भीड़ देख सकते हैं। स्वदेशी मूवमेंट के दौरान हज़ारों की संख्या में लोग किस प्रकार से अपना आंदोलन जो है वो चलाते थे। अब देखिए नेक्स्ट पिक्चर है आपकी फिगर नंबर 5, लाला लाजपत राय। ओके, अब देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अ नेशनलिस्ट फ्रॉम पंजाब। अक्सर ये क्वेश्चन पूछ देता है कि ये कहाँ के नेता थे, किस प्रांत से जो है ये बिलोंग करते थे। ही वॉज फ्रॉम पंजाब एंड ही वॉज ए मेंबर ऑफ रेडिकल ग्रुप। दो प्रकार के ग्रुप थे हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, एक था रेडिकल ग्रुप, एक था मॉडरेट। आपको पता ही है इसके बारे में। मॉडरेट का मतलब वे लोग जो दीनहीन, यानी कि मांगने के
एक स्टाइल में काम करते थे। स्टाइल का मतलब वो वायलेंस में यकीन नहीं करते थे, वो सोचते थे कि अनुनय विनय की नीति से जो है हम अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त कर लेंगे। और जो रेडिकल ग्रुप था ये थोड़ा सा गर्म ग्रुप था, ठीक है, नरम गरम ग्रुप कहा जाता था हिंदी में। तो ये जो लाला लाजपत राय थे ये रेडिकल ग्रुप से बिलोंग करते थे, यानी ये मांगते मांगते नहीं थे। इनका कहना था कि जो चीज़ हमारी उसको आप छीन लो, अपनी चीज़ को क्या मांगना है। ओके, तो ये इन्होंने क्या लिखा है, रेडिकल ग्रुप से बिलोंग करते थे एंड विच वॉज क्रिटिकल ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ पिटिशंस। ठीक है, पिटिशंस यानी याचना करना दीनहीन अवस्था में। एंड ओके, ही वॉज ऑल्सो एन एक्टिव मेंबर ऑफ द आर्य समाज। तो दो चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, लाला लाजपत राय पंजाब के नेशनलिस्ट थे, वहाँ से बिलोंग करते थे, आर्य समाज के एक्टिव मेंबर थे और रेडिकल ग्रुप से बिलोंग करते थे। ठीक है, रेडिकल ग्रुप के बारे में आपको मैंने बता ही दिया। अब नाउ नेक्स्ट इज़ योर रेवोल्यूशनरी वायलेंस। अब रेवोल्यूशनरी वायलेंस का मतलब क्या होता है, रेवोल्यूशन का मतलब आपको पता ही है, ठीक है, क्रांति जो होती है, और वायलेंस यानी हिंसात्मक। तो रेवोल्यूशनरी वायलेंस का मतलब हुआ जब हम कोई क्रांति करें और उसमें हम हिंसा का प्रयोग करें। सो द यूज़ ऑफ वायलेंस टू मेक अ रेडिकल चेंज विद इन द सोसाइटी। जब अपने समाज में कोई बदलाव लाना चाहते हैं हम उसमें हिंसा का प्रयोग करते हैं, तीव्र गति से हम बिना किसी क्षमा याचना या फिर अनुनय विनय की नीति को अपनाएं तो उसको कहा जाता है रेवोल्यूशनरी वायलेंस। नेक्स्ट इज योर काउंसिल। काउंसिल का मतलब क्या होता है, काउंसिल मीन्स एन अपॉइंटेड और इलेक्टेड बॉडी ऑफ पीपल विद एन एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजरी और रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे जब हम अपने लोगों को चुनते हैं किसी प्रशासनिक या फिर जहाँ पे चुनने की एक फंक्शन होता है उसके ज़रिए से, उसे कहा जाता है आपका काउंसिल। राइट, आई होप आपको ये सारे वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम आएंगे फिगर 6 में। देखिए फिगर 6 में जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दी सी नाउ, फाउंडर्स ऑफ द नटाल कांग्रेस डर्बन साउथ अफ्रीका 1895। ठीक है, अब ये जो है नटाल कांग्रेस जो थी दरबन में वो फॉर्म की गई थी साउथ अफ्रीका में। तो इसमें आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए 1895 अलॉन्ग विद अदर इंडियंस महात्मा गांधी एस्टेब्लिश द नटाल कांग्रेस। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या निकल के आता है कि नटाल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो उसकी स्थापना की थी महात्मा गांधी जी ने 1895 में। इसका उद्देश्य क्या था, टू फाइट अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, इस भेदभाव से लड़ने के लिए जो है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से लड़ने के लिए महात्मा गांधी जी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। अब ये कैन आइडेंटिफाई गांधी जी, तो ये काम आप अपने से करते रहिएगा। नाउ नेक्स्ट व्हाट इज़ दिस, रॉलेट सत्याग्रह, ये हमने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था। एंड नाउ इफ़ यू सी दिस फिगर 7, फिगर 7 में आपको दिखाया जा रहा है दी वॉल्ड कंपाउंड इन विच जनरल डायर ओपनड फायर ऑन अ गैदरिंग पीपल। ठीक है, जलियांवाला बाग का है ये जो निशान देख सकते हैं आप, तो ये लोग दिखा रहे हैं जो बुलेट्स फायर की गई थी लोगों को मारने के लिए, तो वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ओके, नथिंग सो इम्पॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज़ योर नाइटहुड। अब नाइटहुड के बारे में आपको मैंने बताया था, यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जब जलियांवाला बाग से शुद्ध होकर अपना नाइटहुड जो है वापस कर दिया था, तो नाइटहुड एक्चुअली होता क्या है। सो इट इज़ एन ऑनर ग्रांटेड बाय द ब्रिटिश क्राउन फॉर एक्सेप्शनल पर्सनल अचीवमेंट और पब्लिक सर्विस। तो ये एक तरह से एक जैसे हम किसी को उसको हम सम्मानित करते हैं, ठीक है, उसको सम्मान देते हैं, तो ये ब्रिटिश शासन व्यवस्था के द्वारा जो है एक सम्मान दिया जाता है जब आप अलग हट के कोई काम करते हैं या फिर आप किसी लोगों की सेवा में आप अपने आप की सर्विस देते हैं, तो उसके लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ योर द इटर्नल लॉ ऑफ सफरिंग। इसको हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले अब हमको आज का जो टॉपिक शुरू करना है। सो योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ खिलाफत एजिटेशन एंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो आज हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे। ओके, इससे पहले हमने रॉलेट सत्याग्रह के बारे में समझ ही लिया है। आई होप सो आपको पूरा वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नाउ सी योर ओके, तो अभी खिलाफत क्या है, इश्यू क्या है, इसको हम आज थोड़ा सा समझेंगे इसके बारे में। विल स्टार्ट नाउ। द खिलाफत इश्यू वॉज वन सच कॉज। In 1920, the British imposed a Hashi Treaty on the Turkish सुल्तान और खलीफा। अब 1920 में जो है ब्रिटिश शासन व्यवस्था ने जो तुर्की के सुल्तान थे या फिर खलीफा थे उनके ऊपर एक बहुत ही कठोर एक ट्रीटी लागू कर दी थी। और जो लोग थे, द पीपल वेयर फ्यूरियस अबाउट दिस एज दे हैड बीन अबाउट द जलियांवाला
मैस्करे। अब तुरंत उसी वक्त जलियांवाला बाग कांड भी हुआ था, तो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा एक क्यूरोसिटी थी इस चीज़ के बारे में, लोगों की सबकी नज़रें वहाँ पे टिकी हुई थी कि एक्चुअली होगा क्या। ऑल्सो इंडियन मुस्लिम्स वेयर नी दैट द खलीफा बी अलाउड टू रिटेन कंट्रोल ओवर मुस्लिम सैक्रेड प्लेसेस इन द अर्स्टवाइल ओटोमन एम्पायर। ठीक है, तो अब जब इस तरह की हैरिस ट्रीटी उन्होंने लागू कर दी, तो जो हमारे भारतवर्ष के मुस्लिम भाई थे, तो उनकी जो इच्छा वो ये थी कि जो खलीफा थे उनको जो है अलाउ किया जाए, उनको ऐसी परमिशन दिया जाए कि वो मुस्लिम के जितने भी पवित्र स्थान हैं उन पे उनका कंट्रोल रहे ओटोमन एम्पायर में। ठीक है, वो इस प्रकार का कोई भी कठोर शासन व्यवस्था उनके ऊपर नहीं चाहते थे। एंड द लीडर्स ऑफ द खिलाफत एजिटेशन मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ठीक है, ये देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। खिलाफत एजिटेशन के लीडर्स, दो इम्पॉर्टेंट लीडर्स थे, एक मोहम्मद अली और एक और शौकत अली, नाउ विश्ड टू इनिशिएट ए फुल फ्लैश्ड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब इन लोगों की पूरी मंशा थी कि हम जो है असहयोग आंदोलन को पूरी तरीके से जोर से हम इसको अब शुरू करेंगे। गांधी जी सपोर्टेड देयर कॉल एंड अर्ज द कांग्रेस टू कैंपेन अगेंस्ट पंजाब रॉन्ग्स, दैट इज जलियांवाला मैस्करे, द खिलाफत रॉन्ग एंड डिमांड स्वराज। अब इस मौके का गांधी जी ने पूरा फ़ायदा उठाया, क्योंकि गांधी जी की तो हमेशा से ही मंशा थी, वो बहुत दिन से इस ताक में थे कि कैसे हिंदू मुस्लिम भाइयों को एक किया जाए, क्योंकि आपके जो मुस्लिम थे और आपके जो हिंदू थे इनमें एक समझौता नहीं हो पा रहा था। और गांधी जी जानते थे जब तक हिंदू मुस्लिम एक होकर नहीं लड़ेंगे तब तक हम भारतवर्ष से अंग्रेज़ों को खदेड़ नहीं सकते हैं। तो ये एक मौका मिला गांधी जी को, और उन्होंने जो है उनकी जो इसकी विश थी उसको इन्होंने सपोर्ट किया, और उन्होंने कांग्रेस को कहा कि अब आप एक कैंपेन चलाइए। किसके खिलाफ? सबसे पहले जलियांवाला बाग मैस्करे हुआ है, पंजाब रॉन्ग मतलब जो गलत हुआ वो, फिर आपका जो खिलाफत रॉन्ग इसको इंक्लूड कीजिए। ये दोनों आपका जो एक कैंपेन है इसके खिलाफ चलाइए, और आप डिमांड कीजिए स्वराज की। ठीक है, तो आई होप सो मैंने आज आपको जितना समझाया वो आपको समझ में आया, और अगली क्लास में हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। टिल दैट time you please revise, and if you have any doubt you can put it in the comment box and ask me. So see you in the next class.